हे गाइस, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद में टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलिलिटी, इन सभी टर्म्स के बारे में सीखेंगे और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन से। सॉल्यूशंस होते क्या हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं होते क्या हैं। सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके लिए आपको ये टेबल याद होगी जो आपने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। नहीं याद है, मैंने आपके सामने बना दी है। अगर सब्सटेंस या फिर मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन अगर क्लासीफाई करना चाहें तो ये टू टाइप्स में क्लासीफाई हो सकते हैं। सबसे पहले जो होते हैं इनको प्योर सब्सटेंस, और सेकंड टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे वो होते हैं मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के दो एग्जांपल हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं। रिमेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में कुछ को स्टडी करके आ चुके हैं और कुछ को स्टडी कर लेंगे। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर्स को ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस के बेसिस पे टू टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे फर्स्ट टाइप के जो होते हैं इनको होमोजेनस मिक्सचर्स बोलते हैं और सेकंड टाइप के हेटेरोजेनस मिक्सचर्स बोलते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं इन्हीं को सॉल्यूशंस या फिर ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। लेकिन बात आती है कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजेनस हेटेरोजेनस तो ठीक है, लेकिन मिक्सचर्स क्या होते हैं। देखो, अगर इन प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर एलिमेंट कंपाउंड आपस में किसी भी रेशो में कंबाइन हो जाएं और इनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, केमिकल रिएक्शन नहीं हो, तो इस तरह का जो फेज बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। और अगर मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स हों तो उनको हम होमोजीनस बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे वाटर लिया मैंने और वाटर में हमने शुगर मिक्स किया, तो वाटर में अगर शुगर को डालेंगे तो शुगर जो है वाटर में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगी और एक ही फेज बन जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर जो होते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कंपोनेंट, उसको हम बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर या फिर इन्हीं को सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। हेटेरोजीनस में क्या होगा, एक एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे वाटर है और शुगर की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया सैंड। तो सैंड और शुगर जो होंगे, सैंड और वाटर जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये बीकर लिया और बीकर में मैंने वाटर ले रखा है, इसमें सैंड ना डिजोल्व की, और सैंड जैसे ही आप डालोगे तो सैंड जो होगी वो क्या होगा, बॉटम में आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हेटेरोजीनस मिक्सचर्स बोलते हैं। हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा होमोजीनस मिक्सचर्स या अपनी सॉल्यूशंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है सॉल्यूशंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इंपॉर्टेंस के लिए आपको ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ अच्छे से पढ़ते हैं, जहाँ से इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखो, जितने भी हमारी नॉर्मल लाइफ में सब्सटेंस यूज होते हैं उनमें रेयरली ही होते हैं जो प्योर फॉर्म या प्योर सब्सटेंस होते हैं। मोस्ट ऑफ जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो किस फॉर्म में हम यूज करते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में यूज करते हैं। और मिक्सचर जो होते हैं उनकी यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस लाइफ में डिपेंड करती है उनके केमिकल कॉम्पोजिशन या फिर उनके कॉम्पोजिशन के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल से समझिए, जैसे ब्रास है, जर्मन सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, इन तीनों में ही कॉपर कॉमन है। कॉपर है, इसमें भी कॉपर है, इसमें भी कॉपर है। लेकिन कॉपर के साथ जो अदर कॉम्पोजिशन में है वो ब्रास में जिंक है, जबकि जर्मन सिल्वर में जिंक और निकल है, जबकि ब्रॉन्ज में कॉपर के साथ टिन है। अब इनके कॉम्पोजिशन के बेसिस पे इनकी यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस भी डिफरेंट हो जाती है। इसी तरह से एक और एग्जांपल समझिए, जैसे वाटर है, अगर वाटर में फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 ppm होती है तो ये टूथ डिके को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन वहीं अगर फ्लोराइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 ppm हो जाए तो ये टूथ डिके को एनहांस करते हैं या फिर मोल्टन करते हैं टूथ को, मतलब डिकेइंग को बढ़ाएंगे। ठीक है, फ्लोराइड की वजह से मोल्टेड हो जाते हैं। और अगर फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा हाई हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं, पॉइजनस हो जाते हैं। जैसे सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो एज ए रेट पॉइजन यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सॉल्यूशन या मिक्सचर का एक और एग्जांपल है इंट्रावीनस इंजेक्शंस। इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्ट ही ब्लड स्ट्रीम में लगाए जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में लगाए जाते हैं, इसीलिए इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो होती हैं इनकी कॉन्सेंट्रेशन को हमें ब्लड प्लाज्मा की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल मैच करना होता है। ठीक है, अगर हम प्योर फॉर्म में मेडिसिन को या प्योर फॉर्म में वाटर को भी अगर इंट्रावीनस इंजेक्शन करेंगे तो बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगी।
क्लियर। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि जो डेली लाइफ है, नॉर्मल लाइफ में मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। इसीलिए इस यूनिट में हमें इस क्या सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है ये एक ब्रीफली यहाँ पे दिया हुआ है, वैसे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है ना। सॉल्यूशंस बेसिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। कैसे कैसे होंगे वो हम आगे वाले टॉपिक टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में बात करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें कौन से सॉल्यूशंस के बारे में मोर एम्फेसिस रखना है, लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में और उनके फॉर्मेशन के बारे में। दिस विल बी फॉर्म्ड बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस लाइक वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये क्या होती हैं, जैसे जैसे हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस चैप्टर में इन सभी के बारे में ही पढ़ना है। वी विल बिगिन विद द टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, सबसे पहला टॉपिक होगा, एंड देन वेरियस अल्टरनेटिव इन विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लिक्विड सॉल्यूशन। आगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन से। अब देखो सॉल्यूशंस जो होते हैं ना उनको डिफरेंट टाइप में या अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे। फर्दर हम एक और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे, और लास्ट में एक और टाइप का क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। चलिए वो अब आगे आएंगे, लेकिन यहाँ जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ना है उससे पहले हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन समझ लेते हैं। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। स्मॉल क्वांटिटी में अगर जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। और सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है ना ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझिए, जैसे टैप वाटर है, टैप वाटर में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, और ओवरऑल जो होता है लार्ज क्वांटिटी जो होती है वो H2O मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर की होती है। तो टैप वाटर में मिनरल्स और ऑक्सीजन जो हैं वो क्या हैं, सॉल्यूट की तरह हैं, जबकि सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा जो कि वाटर है टैप वाटर के केस में। ठीक है, वाटर एंड शुगर के केस में, शुगर सिरप के केस में अगर मैं बात करूं तो वाटर जो है वहां पे सॉल्वेंट है और शुगर जो है वहां पे सॉल्यूट है। क्लियर है, ओके। तो लेकिन यहाँ इस चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो, मतलब एक तो सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। चलिए इसको एक बार आप चाहें तो रीड कर लें, जो मैंने अभी तक बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हुई हैं, एक बार चाहे तो रीड कर लेते हैं। सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 कंपोनेंट। बाय होमोजेनस मिक्सचर वी मीन दैट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जनरली द component that is present in the largest quantity is known as solvent, and solvent determine the physical state in which solution exists। जो सॉल्वेंट जो होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सॉल्वेंट जो होता है वो ही ओवरऑल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है। क्यों डिटरमाइन करता है वो आप बता ही सकते हो, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो जिस फिजिकल स्टेट में सॉल्वेंट होगा उसी फिजिकल स्टेट में ओवरऑल सॉल्यूशन भी होगा। One or more component present in the solution other than the solvent are called solutes. In this unit we shall consider only binary solutions containing 2 components. Here each component may be solid, liquid, gas, and the summarized type of solutions यहाँ पे दी। ठीक है, हाँ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूट जो होता है वो 3 टाइप में हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। इसी तरह से सॉल्वेंट जो होगा वो भी 3 फिजिकल स्टेट में मिल सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। गैसियस सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्वेंट जो होता है वो गैसियस स्टेट में हो। देखो इन तीनों में ही गैसियस स्टेट में सॉल्यूशन है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट बनेगी वो गैस फॉर्म बनेगी, इसीलिए इनको गैसियस सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब सॉल्यूट जो होता है वो गैस में गैस हो सकता है, तो गैस इन गैस टाइप के सॉल्यूशंस बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर,
एयर में अगर हम सिर्फ दो ही कंपोनेंट कंसीडर करें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन होती है और 20% या 21% तक ऑक्सीजन होती है। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगी और ऑक्सीजन जो है वो सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस टाइप का जो एग्जाम्पल है वो है क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म मिक्स कर दी जाती है तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में है और नाइट्रोजन गैस जो है वो गैसेस स्टेट में है, तो लिक्विड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से सॉलिड इन गैस टाइप का सॉल्यूशन होगा कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस में कैम्फर जो होता है उसको, कैम्फर को किस तरह से मिक्स किया जाएगा कि कैम्फर को हीट किया जाएगा और हीट करने से वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और थोड़ी देर के बाद में अगेन वो क्या हो जाता है, डिपोजिशन के थ्रू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स बन जाते हैं जो नाइट्रोजन गैस में सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, मिक्स फॉर्म में रहते हैं। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप के सॉल्यूशन जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं वो हैं लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब है कि फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड हो, जबकि सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो है वो लिक्विड हो, जबकि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट गैस, लिक्विड या सॉलिड कुछ भी हो सकता है। गैस एंड लिक्विड टाइप का जो सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं, उनमें उनका एग्जांपल है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर। जो सोडा ड्रिंक्स होती हैं वो भी इसी तरह का गैस इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन है। लिक्विड इन लिक्विड टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर या फिर एल्कोहल डिजोल्व इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड टाइप के जो सॉल्यूशन हैं वो हैं ग्लूकोज या कॉमन सॉल्ट या शुगर डिजोल्व इन वाटर। कोई भी सॉलिड स्टेट में जो सब्सटेंस या कंपाउंड प्रेजेंट है वो लिक्विड में डिजोल्व हो जाए, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और नेक्स्ट और लास्ट टाइप के जो सॉल्यूशंस हैं वो हैं सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, जबकि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, गैस लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो सकती है। गैस एंड सॉलिड टाइप का एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम जो मेटल होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है और उसके ऊपर अगर हाइड्रोजन एडजॉर्ब करा दी जाए तो जो सॉल्यूशन या स्टेट फेज बनती है उसको हम बोलते हैं गैस एंड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड एंड सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन का एग्जांपल है सॉल्वेंट जो है वो सोडियम मेटल हो जो कि सॉलिड स्टेट में है और उसमें मरकरी ऐड कर दी जाए जो लिक्विड स्टेट में है, तो जो फेज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। और अमलगम जो होते हैं वो लिक्विड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लास्ट टाइप के जो होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड टाइप के एग्जांपल हैं। डिफरेंट टाइप के जो आपके अलॉय होते हैं वो सभी किसके एग्जांपल हैं, सॉलिड इन सॉलिड टाइप के सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड, ये भी एक टाइप का सॉलिड इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बाद में नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टर्म्स का यूज़ किया जाता है। अगर इन टर्म्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करना चाहें तो टू टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप के जो होते हैं उनको क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोल सकते हैं और सेकंड टाइप की जो होती हैं वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। क्वालिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब है कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट की प्रेजेंस जो है वो सिर्फ रिलेटिवली बताई जाती है। अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, लेस अमाउंट में है, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। और अगर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की क्वांटिटी सफिशिएंट अमाउंट में और या हायर अमाउंट में है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिवली जो होते हैं उनमें एग्जैक्टली क्वांटिटी बताई जाती है कि कितने ml या कितने ग्राम सॉल्वेंट में कितने ग्राम या कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है, जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन या फिर मोलरिटी। इन सभी में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, एक नंबर मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि कितना अमाउंट एक्चुअली प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो मेन तो यही है। एक बार हम इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं जो इसमें एनसीईआरटी में गिवन है। कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एक्सप्रेसिंग इट्स concentration. The later can express either qualitatively or quantitatively. For example, qualitatively we can say that the solution is dilute, relatively small quantity of solute, or it is concentrated, that means relatively large quantity of solute.
बस इतना सा ही है। अगर क्वालिटेटिवली बताना है तो सिर्फ रिलेटिवली आप बता सकते हैं कि वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। डाइल्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया कि स्मॉल क्वांटिटी में सॉल्यूट प्रेजेंट है, और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो हाई क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बट इन रियल लाइफ दीज काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन can add to a lot confusion and thus need for a quantitative description for the solution, है ना। सिर्फ डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहने से काम नहीं चलेगा। एग्जैक्टली आपको क्या बतानी पड़ेगी, एक नंबर बताना पड़ेगा जिससे आप इजीली कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले, वैसे बहुत सारी टर्म्स हैं, सबसे फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सी है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या है, देखो इसको समझ लीजिए पहले, और जितनी भी परसेंटेज वाली टर्म्स हैं उनमें एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी परसेंटेज वाली टर्म है उसमें सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, सॉल्यूशन का अमाउंट जो होगा वो 100 होगा। अगर वॉल्यूम लिया है तो 100 ml हो जाएगा, अगर सॉल्यूशन का मास लिया है तो 100 ग्राम हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, इसीलिए आउट ऑफ 100 निकाला जाता है परसेंटेज टर्म में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम जनरली परसेंटेज W/W इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही मास हैं, मास बाय मास, है ना। तो मास बाय मास का मतलब क्या है, पहला जो मास आता है वो आता है सॉल्यूट का, और दूसरा वाला मास आता है सॉल्यूशन का। यानी कि ये वाला इस वाले में अगर मैं इसकी बात करूँ, ये ऊपर वाला जो मास है वो किसका है, सॉल्यूट का, और नीचे वाला जो मास है वो किसका है, सॉल्यूशन का। तो फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है, इतना सा याद रखें कि नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा ही सॉल्यूशन आएगा। अगर मास है तो मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दीजिए नीचे, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर की साइड में हमेशा ही क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज मास की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह ही, ऊपर और नीचे दोनों जगह ही मास आएंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला आ जाता है किसका, परसेंटेज, मास परसेंटेज या परसेंट W/W का। जैसे एक एग्जांपल से समझ लो, ये फॉर्मूला यहाँ पे इस थोड़ा सा लॉन्ग करके ये लग दिया है, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, कंपोनेंट का मतलब है सॉल्यूट, ठीक है, और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको बोला है, क्या बोला है, 10% ग्लूकोज इन वाटर, 10% ग्लूकोज इन वाटर, इस तरह से आपको बोल रखा है, ठीक है। अब 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब आपने बोल दिया 100, मतलब ये टोटल जो है ना, जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है उसका अमाउंट कितना है, 100 ग्राम, 100 ग्राम सॉल्यूशन है टोटल। सॉल्यूशन में क्या आ गया, दोनों ही आ गए, ग्लूकोज भी आ गया, वाटर भी आ गया। इसमें से 10 ग्राम क्या है, 10% है ना, तो 10 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है। तो 10 ग्राम सॉल्यूट है, टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो वाटर कितना हो जाएगा, आप निकाल के बता सकते हैं। एक रिलेशन जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था, कौन सा रिलेशन था, देखो यहाँ ये वाला रिलेशन मैं कई बार आपको लिखूंगा, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन आप ये जाने गए, सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट 10 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 100 - 10, और वो 100 - 10 करोगे तो 90 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। क्लियर है। तो इस तरह से आप इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चंस में अगर आप इन जर्नल टर्म्स को पकड़ पाए, जो क्वेश्चन में गिवन है टर्म्स, उनको जर्नल टर्म्स से कोरिलेट कर पाए, आप बहुत इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास, इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम वाटर रिजल्टिंग 100 ग्राम सॉल्यूशन। Concentration described by mass percentage is commonly used in industrial chemical applications. For example, commercial bleaching solutions containing 3.62 mass percentage of sodium hypochlorite in water. तो आप इजीली बता सकते हैं 3.62 मास परसेंट का मतलब क्या है, मतलब जो इसमें सॉल्यूट है वो कितना परसेंट सॉल्यूट है, कितना ग्राम सॉल्यूट है, 3.62 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो कितने ग्राम सॉल्यूशन होगा, 100 ग्राम। क्लियर है। नेक्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट बोलें या परसेंट V/B होगा, ठीक है। सेम वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको मास परसेंट का फॉर्मूला बताया, वैसे ही ये भी फॉर्मूला ऊपर आ जाएगा।
वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट बोल रहे हैं या परसेंटेज वी वाई बी, है ना। वी वाई बी का मतलब क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर वाला हमेशा ही कंपोनेंट बोल दें या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो मोर याद रखने के लिए सॉल्यूट। ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, अब इसमें दोनों ही जब हम परसेंट वी बाई वी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, वॉल्यूम भी, सॉल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड होगा, और ओवरऑल सॉल्यूशन जो आएगा उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन या वो उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो भी क्या होगी, लिक्विड ही होगा। और हम ये मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। जैसे 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे 10 ml इथेनॉल है और टोटल 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें वाटर और इथेनॉल कंबाइंड। तो अब इथेनॉल सॉरी वाटर जो है सॉल्वेंट, उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 90 ml क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, 10 ml of the ethanol is dissolved in water such that the total volume of the solution is 100 ml. Solution containing liquid are commonly expressed in this unit. For example, 35% VYV. 35% VYV सॉल्यूशन का मतलब क्या है, VYV सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका मतलब क्या है कि इसमें 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल होगा और उस इथाइलिन ग्लाइकोल में अप टू 100 ml का मतलब 65 ml वाटर और ऐड कर देंगे तो टोटल 100 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। ये सॉल्यूशन जो होता है वो एंटी फ्रीज की तरह काम करता है और ये कहाँ यूज होता है, यूज इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। पहले कार में वाटर डाला जाता था, कोल्ड कंट्रीज में वाटर जो फ्रीज हो जाता था, ठीक है, तो उसको एंड फ्रीज ना हो इसलिए उसको क्या किया जाता था, कुछ 35% इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया जाता था जो कि एंटी फ्रीज की तरह काम करता था। तो इसका एक यूज समझ सकते हो इथाइलिन ग्लाइकोल का ये, ठीक है। एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर एट 255.4 केल्विन। देखो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं इनको हम इग्नोर कर देते हैं, इनको याद रख लिया करो यार, है ना, लिख लो चाहे तो। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है उसका 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जो होता है सॉल्यूशन वो एंटी फ्रीज की तरह काम करता है और उसका टेम्परेचर कितना कर देता है, टेम्परेचर 255.17 केल्विन या -17 डिग्री सेल्सियस, जबकि ओरिजिनल वाटर जो होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। जबकि अगर 35% अगर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दिया तो ये वाटर जो है -17.6 डिग्री सेल्सियस तक जाके क्या होगा, कूल होगा। इतने कम टेम्परेचर हो जाएगा तब तक वो लिक्विड स्टेट में ही बना रहेगा ये वाला सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, दैट इज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या इसको परसेंट W बाई V भी लिखते हैं। अब यहाँ से आप इजीली अब तक जो चीज़ें अगर समझ में आई हैं तो आप इजीली बता सकते हैं ये ऊपर वाला जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सॉल्यूट से, और नीचे वाला जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, सॉल्यूशन से। तो आप फॉर्मूला इसका अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखोगे, देखो W मतलब वेट कह दूँ या मास कह दूँ, है ना, तो मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मास जो भी लेना है हमें ग्राम में लेना है, और नीचे क्या है V है, तो V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 100। तो यही आ जाएगा इसका क्या फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सॉल्यूशन की जिसमें सॉल्यूट जो है वो सॉलिड स्टेट है, उसका मास गिवन है और ओवरऑल उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड है सॉल्यूशन की, तो इस फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल, अनदर यूनिट विच इज कॉमनली यूज इन द मेडिसिन एंड फार्मेसी इज मास बाई वॉल्यूम परसेंट। It is mass of solute dissolved in 100 ml of the solution। टोटल जो सॉल्यूशन बनना है वो कितना बनेगा, 100 ml। इस तरह के परसेंट W/V जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं उनमें क्या किया जाता है, सबसे पहले बहुत स्मॉल क्वांटिटी ली जाती है सॉल्वेंट की और उसमें सॉल्यूट को जो होता है उसको ऐड कर लिया जाता है। फिर उसका वॉल्यूम जो है ना अप टू सॉल्वेंट ऐड करते हुए अप टू 100 ml तक उसका वॉल्यूम मेकअप किया जाता है। इस तरह से ये वाले जो सॉल्यूशंस हैं कौन से, मास बाई वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में सिंपल सा आप एक चीज समझिए, अभी तक जो मैंने बताया है वो परसेंटेज टर्म्स बताइए कॉन्सेंट्रेशन की। अभी जो है वो
ppm बताएंगे। ppb भी होता है, ppm भी होता है, लेकिन ppm ज़्यादा यूज़ होता है। देखो अभी तक जितना भी मैंने आपको जैसा बताया, परसेंटेज का मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 ml सॉल्यूशन या आउट ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन, है ना। 100 आउट ऑफ 100 में से हम क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन 100 में से ले रहे थे, 100 ml हो सकता है, 100 ग्राम हो सकता है। लेकिन अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो, जैसे टैप वाटर या पॉल्यूशन जो होता है, उसमें अगर पॉल्यूटेंट्स की अमाउंट बात करें तो वो बहुत कम होती है, तो अगर आपने सॉल्यूशन का सिर्फ 100 ml या 100 ग्राम लिया है तो सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत कम पॉइंट्स में आएंगे और उनको एक्सप्रेस करना इतना इजी नहीं होता है, इनकन्वीनियंट होता है ना। उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो कुछ अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस में आती है ना। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें सॉल्यूट अमाउंट बहुत बहुत कम होता है, उनमें हम आउट ऑफ 100 ना करके आउट ऑफ मिलियन कर लेते हैं। मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 टू पावर 6। तो जहाँ जहाँ हम 10 टू पावर 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे परसेंट में, वहाँ हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू पावर 6। सेम तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है मास बाई मास, यानी कि परसेंट मास लिया था, वहाँ पे जो ppm जो है वो मास के फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है, या मास बाई वॉल्यूम के फॉर्म में हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही डिफरेंस होगा, जहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे परसेंटेज में, वहाँ पे 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे यही दे रखा है, व्हेन द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन इन ppm, पार्ट पर मिलियन, और इट इज़ डिफाइंड एज, पार्ट पर मिलियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो भी कंपोनेंट है उनका टोटल, और मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6, मतलब मिलियन यहाँ पे है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझें, एज इन द केस ऑफ परसेंटेज, कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। जैसे 1 लीटर सी वाटर लिया हमने, 1 लीटर सी वाटर, जिसका वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1030 ग्राम है। इसमें अगर मैं बात करूं कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो कितनी है, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम है। कितना लिया है मैंने, 1 लीटर लिया, तो ये इतना इसका अमाउंट आया। सच ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, अब ये 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, अब इस तरह से लिखना इनकन्वीनियंट है। अगर ये वाला वॉल्यूम जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लीटर लिया है ना, इस 1 लीटर की जगह अगर मैं 10 टू पावर, जैसे 1 लीटर या फिर मैं कहूँ 1030 ग्राम लिया है, इसी 1030 ग्राम की जगह अगर मैं 1 मिलियन ग्राम ये सॉल्यूशन ले लूँ, सॉल्यूशन मतलब सी वाटर ले लूँ, ये इतना कॉन्सेंट्रेशन कितने में, 1030 ग्राम ऑफ सी वाटर में। लेकिन अगर मैं ये वाला क्वांटिटी इंक्रीज कर दूँ तो ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ये सुनो। तो ये वाली क्वांटिटी मैं कितनी कर दूँ, 10 टू पावर 6 ग्राम ले लूँ। अब 10 टू पावर 6 ग्राम में अब वही यूनिटरी मेथड लगा के आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो आती है वो आती है 5.8 ग्राम पर 10 टू पावर 6 ग्राम। मतलब इसको 5.6 ग्राम जो है, इसको 5.8 ग्राम जो है ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, ppm। ये क्वांटिटी कितने में है, 5.8 ग्राम ऑक्सीजन, वो है 1 मिलियन सॉल्यूशन, यानी कि 1 मिलियन सी वाटर में जो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी वो 5.8 ग्राम होगी। दोनों का मतलब सेम ही है ना, 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम और डिजॉल्व ऑक्सीजन इन 10 टू 1030 ग्राम, या फिर आप क्या बोल रहे हैं 5.8 ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन 10 टू पावर 6 ग्राम सी वाटर। दोनों का मतलब सेम ही है, क्वांटिटी आपने सॉल्यूशन की इंक्रीज कर दी तो ये वाली जो वैल्यू है, कौन सी वाली, सॉल्यूट की वैल्यू है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसको ये 10 टू पावर माइनस 3 या 10 टू पावर माइनस की जो वैल्यूज़ हैं, इनको लिखना, एक्सप्रेस करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट माना जाता है। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, जहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है तो हम सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा कंसिडर कर लेते हैं, मिलियंस में कंसिडर कर लेते हैं, और उसी को हम ppm बोलते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज ऑफन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ माइक्रोग्राम पर ml या फिर ppm। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है वो है मोल फ्रैक्शन।
जैसा कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे आपको मोल कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होगी। जितना मोल कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ होगा मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट आता है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आता है तो परेशान नहीं होना, जितना भी यहाँ यूज़ होगा मैं बताता हुआ चलूँगा। चलिए, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब है कि जो सॉल्यूशन है, अभी जो हमने बताया है वो क्या बताया सीखा है कि सॉल्यूशन जो है उसमें दो पार्ट हैं, सॉल्यूट है एक और एक है सॉल्वेंट। अब मैं बात करूं कि सॉल्यूट का फ्रैक्शन कितना होगा या सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कितना होगा, तो सिंपल सा है, सॉल्यूट का फ्रैक्शन निकालना है तो हम सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाई सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के मोल, ये अगर कर देंगे तो ये हमारे पास किसका फ्रैक्शन आ जाएगा, सॉल्यूट का। सिमिलरली अगर मैं सॉल्वेंट का फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या फिर टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इस तरह से मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। ये सिंपल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। जैसे दो लोग हैं, दो इंडिविजुअल हैं ए और बी, उनके पास कुछ कुछ रुपीज़ हैं, ठीक है, तो इसका ए का पार्ट कितना होगा, ए का फ्रैक्शन कितना होगा। तो सिंपल सा आप क्या करते हैं कि जो भी ए के पास रुपीज़ हैं डिवाइडेड बाई इन दोनों के पास जो रुपीज़ हैं, इसको आप क्या कर देते हैं, ये ए का फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से बी का फ्रैक्शन निकालना है तो बी के पास जो है डिवाइडेड बाई ए और बी दोनों के पास जो भी मनी है उससे, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ए और बी का फ्रैक्शन निकाल देते हैं। ये ए का फ्रैक्शन है और ये बी का फ्रैक्शन है। मोल्स में भी सेम यहीं पे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिख देते हैं यहाँ पे ए और बी की जगह, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। रिमेनिंग सारी चीज सेम होती हैं। यहाँ पे अगर ऐसे मान के चलता हूँ, एक एग्जांपल है, बाइनरी मिक्सचर है जिसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हैं वो सपोज एन ए है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इन सॉल्यूशन, और बी जो है वो उसके मोल्स जो हैं वो एन बी हैं। और मुझे क्या करना है, ए का फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने के लिए एक्स या फिर इसको साई बोलते हैं, इससे डिनोट किया जाता है। अब इसका करना है तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर आपसे कैलकुलेट करवा लिया जाए तो क्या होगा, एन बी प्लस टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। इस तरह से आप क्या किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है, मतलब दो से ज़्यादा कंपोनेंट हैं, तब भी हम इसी तरह से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जितने भी मोल फ्रैक्शन हैं, जैसे यहाँ पे ए और बी हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका सम अगर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अगर मोल फ्रैक्शन मतलब कंपोनेंट ज़्यादा होते, ए बी सी होते, तो जितने भी मोल फ्रैक्शन होते उन सभी का सम जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। चाहे तो आप इनको सम करके देख लीजिए, 1 ही आएगा। ठीक है, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोल फ्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, से वेपर प्रेशर विद द concentration of the solution, and quite useful in describing the calculating involving gas mixture। ठीक है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की यूनिट की बात करें तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर भी मोल आएंगे और नीचे भी मोल आएंगे तो मोल कैंसिल हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो अभी आपने फॉर्मूला सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर चाहें तो एक क्वेश्चन आप किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो सीख लीजिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स, और इथाइलिन ग्लाइकोल को मैं लिख देता हूँ ईजी, ऐसे शॉर्ट में लिख सकता हूँ। मुझे ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो मुझे मोल पता होने चाहिए किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल। अच्छा, इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। कहने का मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे सॉल्यूशन है एक जिसमें कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है और रिमेनिंग क्या होगा, कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब वाटर ही होगा। ठीक है,
तो इथाइलिन ग्लाइकोल 20% है। टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा 100%, 100 ग्राम ले सकता हूँ क्योंकि परसेंट में गिवन है। तो वाटर आप कितना बोलोगे, वाटर कितना होगा, ये इधर 100 करना है तो ये 80 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे पास इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों का क्वांटिटी पता चल गया, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर दोनों के ही मोल कैलकुलेट करने होंगे। तो देखो इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल कैलकुलेट करने के लिए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास और मोल। इसमें मास गिवन है, मास और मोल में रिलेशन होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल की बात करें, मोल को हम n से डिनोट करते हैं, तो मैं n इथाइलिन ग्लाइकोल लिख देता हूँ। मास इथाइलिन ग्लाइकोल का गिवन है 20 ग्राम क्वेश्चन में। इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं C2H6O2, ये यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये टोटल जो आएगा वो 62 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 62 मैंने यहाँ पे किया और ये आ गया हमारे पास मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं आगे, तो ये वैल्यू आएगी 3.322 मोल। अब मुझे मोल इथाइलिन ग्लाइकोल के चाहिए क्योंकि मुझे पता है मुझे निकालना क्या है इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल्स चाहिए मुझे यहाँ पे, और नीचे चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल के साथ साथ में दूसरे किसके मोल चाहिए, वाटर के भी मोल चाहिए। ठीक है, तो मुझे नेक्स्ट निकालना होगा वाटर के मोल। वाटर के मोल निकालने के लिए मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर होता है 80 ग्राम वाटर है और 18 मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4.444 मोल। ठीक है, बस वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मोल्स हैं वो हैं 0.322 डिवाइडेड बाई इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल 0.322 प्लस 4.444, ये आ गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको आगे आप सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी 0.068। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के जो मोल फ्रैक्शन हैं वो यहाँ पे हमारे पास आ गए। आप चाहें तो वाटर के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वैसे इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर नहीं पूछ रखा है, चाहें तो निकाल सकते हैं। इसके भी दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो क्या हो सकता है, जैसे हमने इसके मोल निकाले हैं वैसे ही हम सेम पैटर्न से वाटर के भी मोल निकाल सकते हैं। वाटर के मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोल ऑफ वाटर प्लस मोल ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ये किया मैंने, वैल्यूज पुट करें 4.444 डिवाइडेड बाई 0.322 प्लस 4.444। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.932। या फिर यहाँ से एक, अगर आपने बाइनरी सॉल्यूशन है और उसका आपने एक मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक रिलेशन मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी मोल फ्रैक्शंस होते हैं उन सभी मोल फ्रैक्शंस के सम जो होता है वो 1 होता है। अब मेरे पास 1 न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पता है, तो यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू 1 और यहाँ से मैं निकालना चाहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा 1 माइनस 0.068 और यहाँ से यही वैल्यू आएगी 0.932। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन में गिवन हो उसको आप क्वेश्चन मार्क करके लिखें और जो भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है उन न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप जर्नल टर्म के साथ में कोरिलेट करें तो आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलरिटी। मोलरिटी काफ़ी यूजफुल टर्म है और मोलरिटी के डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मोलरिटी जो होती है उसको कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, या इसकी यूनिट जो होती है वो कैपिटल M लिखी जाती है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल को N से डिनोट करते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इस तरह से लिख सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में। ठीक है,
एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल सा है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है वो देख लो। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी हैं। 5 ग्राम दे रखा है। 5 ग्राम क्या है भाई? NaOH। और NaOH की जर्नल टर्म में बात करें तो क्या है? जर्नल टर्म क्या बोल सकते हैं NaOH के लिए? सॉल्यूट। तो यहाँ पे 5 ग्राम क्या दे रखा है भाई? सॉल्यूट दे रखा है, और इस केस में NaOH है ये सॉल्यूट। और दूसरी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 450 ml, है ना। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख ही रखा है, ये क्या है? सॉल्यूशन है। 450 ml क्या है? सॉल्यूशन। या फिर इसको अच्छे से लिखना है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml से आप पहचान सकते हो ये क्या चीज़, किसकी बारे में बात कर रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक। और इसमें कैलकुलेट करवा रखी है मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। लीटर में सॉल्यूशन की वॉल्यूम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो सॉल्यूट है ना, उसका मास गिवन है, मोल्स नहीं गिवन है। मास और मोल में रिलेशन आप जानते ही हैं क्या होता है? मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू पुट करो, मोल आ जाएगा। मास कितना गिवन है भाई? 5 ग्राम गिवन है। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। तो 1/8 आ गया। 1/8 लिख दूं, या फिर इसको मैं पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 1.125 लिख सकता हूँ। ये तो मेरे पास आ गया मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू, लिख दिया मैंने। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा भाई हमें? यहाँ पे वॉल्यूम तो है 450 ml, लेकिन मुझे चाहिए लीटर में सॉल्यूशन। तो क्या कर सकता हूँ मैं? 450 डिवाइडेड बाई 1000 लीटर, ये आ गया। तो ये वैल्यू पुट कर दो, 450 डिवाइडेड बाई 1000, ये लीटर में आ गया। इसको वैल्यू को रीअरेंज करें, ये आ जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाई 1000, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आपकी आ जाती है 0.278 और कैपिटल M, या फिर क्या लिख सकते हो? 0.278 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं मोलरिटी के ऊपर बेस्ड, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो फॉर्मूला से पीछे वाले फॉर्मूलाज में जाके और इन दो वैल्यूज को आप कैलकुलेट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट टर्म है मोलरिटी। और मोलरिटी जो होती है उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। मोलरिटी में R था यहाँ पे और यहाँ पे लिटी है, लेकिन डिफरेंस है दोनों। मोलरिटी जो थी अभी जो हमने पढ़ी है वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? अभी तक नीचे डिनोमिनेटर में हम हमेशा सॉल्यूशन लेते आ रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको मास लेना होगा। वॉल्यूम नहीं है लेना है, मास लेना होगा, और वो भी सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसा बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसी को मोलरिटी बोलते हैं। और मोलरिटी जो होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों होती है? क्योंकि इसके फॉर्मूला में अगर आप देखें मोल है या फिर मास है, कोई भी वॉल्यूम वाली टर्म नहीं है, और मास जो होता है वो टेम्परेचर से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। वॉल्यूम अफेक्ट हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर को चेंज करने से चेंज हो जाता है इजीली, लेकिन मास या मोल जो हैं वो टेम्परेचर से इफेक्ट नहीं होते। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि इनमें से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो वो कौन सी होगी? मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनाया जाता है, पूछा जाता है, तो इसको कर सकते हैं एक बार। देखो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द मोलरिटी। मोलरिटी मतलब स्मॉल m, लिख लिया करो ऐसे इस तरह से ना, मोलरिटी स्मॉल m of 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यहाँ पे दो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखे हैं, एक तो 2.5 दे रखा है, एक 75 ग्राम दे रखा है। दोनों के बारे में बात करें, सबसे पहले 2.5 इथेनोइक एसिड है
और 75 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करा है। डिजोल्व करा है मतलब यहाँ पे ये बेंजीन जो है वो क्या है भाई, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का ग्राम दे रखा है, यानी कि ग्राम किसकी यूनिट होती है, मास की। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है, और ये 2.5 ग्राम क्या है, मास ऑफ इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड सॉल्यूट की तरह है यहाँ पे, तो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और हमसे यहाँ पे स्मॉल m यानी कि मोलेलिटी पूछ रखी है, जहाँ मुझे निकालना है वॉल्यूम, ये मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास या फिर वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे मास सॉल्यूट का दे रखा है, तो सॉल्यूट के मास से मैं क्या निकालूंगा, मोल्स निकालूंगा। मोल्स निकालूंगा तो क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी तक मैंने लगाया है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास, है ना। मास कितना है, गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इथेनोइक एसिड ये है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास रख के आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 60 ग्राम पर मोल आता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने डिवाइडेड बाई 60, और इस वैल्यू को 2.5 डिवाइडेड बाई, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ 2.5 डिवाइडेड बाई 60 को, तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 0.0417 मोल, ठीक है। थोड़ी सी आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूँ 0.0417 मोल, ये तो फर्स्ट ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई सॉल्यूट की वैल्यू, ओके। मास ऑफ सॉल्वेंट मुझे चाहिए किलोग्राम में, जबकि यहाँ पे दे रखा है ग्राम में, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँगा। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, या तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर क्या बोल सकते हैं आप 1000 से डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या आ गई, किलोग्राम में आ गया। बस रख दो इसको वैल्यू को, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट की, और इस वैल्यू को पुट करके रीअरेंज करता हूँ 0.0417 डिवाइडेड बाई 75, और ऊपर जाके ये 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 0.556। या तो स्मॉल m लिख दूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ 0.556 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम, ये भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। उन टॉपिक्स को इन इंटेक्स क्वेश्चंस के लिए भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, या आपको कमेंट में ही आंसर देने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्युबिलिटी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।